हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 17 मार्च, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर तो ये आ रही है कि केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, देश में यहाँ 15 रुपए तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। हालांकि ये पूरे देश में सस्ता नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में एक ऐसी जगह है जहाँ सरकार ने 15 रुपए तक पेट्रोल डीजल में कटौती कर दी है। आखिर वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। और बाकी आपको बताऊंगा, अभी 2 दिन पहले देश भर में तो 2 रुपए सस्ता किया पेट्रोल डीजल सरकार ने। राजस्थान राज्य में 5.5 रुपए तक सस्ता हुआ था, लेकिन देश में इस एक जगह पर 15 रुपए तक की कटौती हुई है, जानेंगे। फिलहाल देखिए कुछ लोकसभा चुनाव से जुड़े अपडेट। देश भर में आचार संहिता लग चुकी है। ध्यान रहे आप भी कुछ नियमों का पालन करें, वरना आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आप ये गलतियां करते हैं तो। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। हालांकि आचार संहिता के दौरान भी आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र वगैरह इस तरह के सर्टिफिकेट बनाने का काम होता रहेगा। बिजली बिल, साफ सफाई से जुड़े काम भी सुचारू तौर पर चलते रहेंगे। इलाज के लिए भी आर्थिक सहयोग लेने के लिए आप स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन ये जो पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, इसमें कुछ पाबंदियां जरूर लगने जा रही हैं। अब ये आचार संहिता के क्या क्या नियम हैं, पैसे, धर्म, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग पाएंगे, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा चुनावी रैलियों में। और भी कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आचार संहिता में ये कौन कौन से काम जिन पर पूरी तरह से पाबंदी लागू रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और आचार संहिता लागू होने के बाद भी ये काम नहीं रुकेंगे और आम आदमी को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, वरना जेल भी हो सकती है। तो ये आचार संहिता लगने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होल्डिंग्स और बैनर भी हटने लगे हैं। हालांकि वोट डालने के लिए नए वोटर्स 24 मार्च तक अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। और इस बार चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र के लोग बाग घर से वोटिंग दे पाएंगे। वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। और ये आचार संहिता के साथ ही देश के कई जिलों में धारा 144 भी लागू हो चुकी है। कई केंद्रीय एजेंसियां लोकसभा चुनाव पर नजर रखेगी। फर्जी वोट, लेन देन, पैसा, शराब वितरण और अराजकता फैलाने वालों पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये चुनाव को लेकर प्लान बना लिया गया है। और जहां तक आपको बताऊंगा, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आपको हाईलाइट्स बता दूं, ये लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में होंगे पिछली बार की ही तरह। 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी, 1 जून तक लास्ट मतदान होगा और 4 जून को सभी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ये 7 चरण की डिटेल आप देख सकते हैं, किन किन तारीख पर मतदान होगा। ठीक है, इस टेबल में भी देख लीजिएगा। और लोकसभा चुनाव के साथ ही देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उड़ीसा में टोटल 4 फेज में मतदान होगा, जिसमें 13, 20, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। और इसके अलावा भी देश के 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी तारीखें आ चुकी हैं। और ये उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही 7 फेज में वोटिंग होगी। सबसे ज्यादा 6 सीटें हिमाचल प्रदेश की हैं। और भी आप ये लिस्ट देख सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देशवासियों को एक स्पेशल मैसेज दिया और वापसी का पूरा भरोसा बताया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश ने तय कर लिया अब की बार 400 पार। ये देखिए, पीएम मोदी ने ट्वीट किया चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद। प्रधानमंत्री बोले कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है, आएगा तो मोदी ही। इस गूंज के बाद पीएम ने गिनाए अगले 5 साल के 13 प्लान। और पीएम बोले कि कागजों पर सपने बुन रहे विपक्ष के साथ ही। पीएम बोले कि मैं हेडलाइन नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं साल 2029 के लोकसभा चुनाव पर नहीं बल्कि 2047 की तैयारी में लगा हूं। पीएम ने कहा आप 2029 पर अटक गए, मैं साल 2047 के लिए विकसित भारत पर लगा हूं। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तीसरी बार मिलेगा जनता का आशीर्वाद और इस कार्यकाल में गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। ये देखिए आप जानकारी दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्या क्या काम करने, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने अपना चुनावी सॉन्ग भी जारी किया, मैं मोदी का परिवार हूँ। इस गाने में 12 भाषाएं भी शामिल हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं का भी जिक्र किया गया है। तो वहीं इधर दोस्तों, राहुल गांधी भी चुनावी तैयारियों में जोरों शोरों पर लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची और यहाँ राहुल बोले कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हफ्ता वसूली की गई। मोदी अडानी एक ही हैं, इन्हें मोडानी कहें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में इंटरनेशनल लेवल की हफ्ता वसूली चल रही है। और कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के डेटा सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़ा करते हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट देखिए जरा, 30 कंपनियों ने छापेमारी के बाद मोटा चुनावी चंदा दिया राजनीतिक पार्टियों को। और कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट 2 करोड़ तक नहीं है, लेकिन उन्होंने 183 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। आखिर कैसे? इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला कहां चल रहा है? बहरहाल अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पूरे डेटा जारी नहीं किए। तो अब देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार तक की आखिरी तारीख दी है एसबीआई से कि एग्जैक्ट सारा डेटा जारी किया जाए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, किस राजनीतिक पार्टी को किसने कितना चंदा दिया वगैरह वगैरह, है ना। तो ये पॉलिटिक्स की बातें काफी हो गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए काम की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ देखिए आप। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा नया फैसला लिया, स्कूल टीचरों के लिए नया ड्रेस कोड लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा नया नियम लागू हो चुका। महाराष्ट्र में शिक्षकों के लिए जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लग चुकी है। फुटवियर्स पर भी यानी जूते मोजू पर भी नियम लागू हुआ है। हालांकि
महाराष्ट्र सरकार के इस नियम का राज्य की शिक्षा परिषद ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि शिक्षकों पर ड्रेस कोड थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य भर में शिक्षकों के लिए जो ये नया सर्कुलर जारी किया, जैसे स्टूडेंट के लिए ड्रेस पहनकर आना जरूरी होता है ना यूनिफॉर्म में, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में शिक्षकों के लिए भी यूनिफॉर्म नियम अनिवार्य होगा। और इस नियम में सरकार ने महिला शिक्षकों को सलवार कुर्ता दुपट्टा और पुरुष शिक्षकों को शर्ट और पैंट पहनकर स्कूल आने के आदेश जारी किए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सेबी ने बदले कई नियम, अब शेयर बेचना और खरीदना आसान हुआ। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और आईपीओ लाने वाली कंपनियों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में व्यापार को आसान और बेहतर बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एफपीआई की किसी बदलाव के बारे में बताने और उससे जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए 30 दिन की मोहलत होगी। और वैसे शेयर मार्केट के निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर ये है दोस्तों कि T+0 सेटलमेंट का बीटा वर्जन 28 मार्च को इसी महीने लॉन्च होने जा रहा है। अभी मार्केट में T+1 सेटलमेंट साइकिल सिस्टम लागू है और इसके तहत अभी आपको पता होगा, आप स्टॉक को बेचते हो तो एक दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा जमा होता है, राइट। लेकिन T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू होने के बाद स्टॉक बेचने के सेम डे ही सेटलमेंट हो जाएगा, यानी कि शेयर को बेचने के बाद आपको उसी दिन पैसा भी मिल जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, CAA लागू होने के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा कदम उठाया और 18 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता भी दे दी है। और वहीं CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी। उन्होंने याचिका में कहा कि इस कानून पर तुरंत रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब सभी रोक लगाने वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई होगी, मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल होने पर अमान्य हुए तो भी मिलेंगी सुविधाएं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो कि हमारे देश के सैनिक इंडियन आर्मी के जवानों के लिए वाकई में बड़ी खुशखबरी है। सैन्य प्रशिक्षण का मतलब जब आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, उस दौरान अगर कोई छात्र कैंडिडेट घायल भी हो जाएगा ना, तो भी उनको प्रदान की जा रही पुनर्वास सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ST आरक्षण में 10% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई। OBC में 15 नई जातियां जोड़ी गई। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने यह बड़ा दांव खेला है। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और इनमें एक तो ST का आरक्षण जम्मू कश्मीर में 10% बढ़ चुका है। OBC की कैटेगरी में 15 नई जातियों को जोड़ा गया है। सरकार के इस फैसले से वहां की पहाड़ी जनजातियों, पटदारी जनजाति, कोली और गुड्डा ब्राह्मण को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब इनका आरक्षण का कोटा कुल 20% हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी है, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सेवा स्थितियों में सुधार के लिए नई योजना शुरू की है सरकार ने। जो हमारे देश के ग्रामीण डाक सेवक है ना, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, देख सकते हैं आप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम लॉन्च की है GDS के लिए, और इस स्कीम से हमारे देश में तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा डाक कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। अपग्रेडेशन में ये राशि कितने समय में कितनी होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी का भी इलाज संभव हो पाएगा। दुनिया की सबसे सस्ती मेडिसिन बनकर तैयार हो चुकी है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को इस सफलता पर बधाई भी दी। दोस्तों जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, तो उसी बीमारी को मेडिकल भाषा में एनीमिया कहा जाता है। पूरा नाम सिकल सेल एनीमिया, और इसको भारत से खत्म करने के लिए अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हमारे भारत में ही स्वदेशी दवाई बनाई गई। इसके लिए भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से पूरी तरह से खत्म किया जाए। ये दवाई भी आप देख सकते हैं इसका क्या नाम है, और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी किया गया। खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए, स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा अब विज्ञान। 50,000 स्कूलों तक पहुंचेगा IIT मद्रास। देश में विज्ञान को आसान भाषा में समझाने और पढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने ये नई पहल की है, और जल्दी आपको अपनी स्थानीय भाषा में विज्ञान की स्टडी देखने मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पुलिस कर्मियों को वर्दी में रील बनाना अब महंगा पड़ेगा। उत्तराखंड IG ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। और एक बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा दोस्तों कि अब नए नियमों के तहत ही रिलीज होगी आने वाली सभी नई फिल्में। CBFC की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की है। इसको लेकर उम्र और महिलाओं को लेकर भी बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो समझिए CBFC का मतलब क्या है। इसका मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। और इसके द्वारा जो ये फिल्मों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, इनमें एक शर्त रखी है कि UA सर्टिफिकेट मिलने वाली फिल्मों को भी 3 श्रेणी में बांटा जाएगा। यानी अब फिल्में 7 साल, 13 साल और 16 साल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए रिलीज की जाएगी कि फिल्म बच्चों की कैटेगरी की है, टीनेजर्स की है या नहीं, ऐसा। चलिए अगली खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी स्थायी जगह। दरअसल दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए, दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सर्वे करवाएगी और फिर उन्हें दुकान लगाने की अनुमति होगी, और रेहड़ी पटरी वालों को सरकार खुद परमानेंट जगह देगी उनकी दुकान लगाने के लिए, धंधा करने के लिए, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आतंकवाद पर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा एक्शन लिया। यासीन मलिक की पार्टी पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। ये भी जम्मू कश्मीर का ही एक संगठन है। चलिए अगली खबर आ रही है, 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक इंक्रीमेंट लगेगा। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि यानी वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य में सरकार के द्वारा DA बढ़ाने के बाद ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। और बड़ी खबर आ रही है,
यूएन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान चीन ने कराई वोटिंग, सीएए और राम मंदिर का भी जिक्र किया। भारत बोला कि हिंदुओं और सिखों से भी होता है भेदभाव। कई सारे पश्चिमी देश जो भारत के द्वारा लागू किए गए सीएए कानून पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनको भी हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईना दिखाया और उनके देशों के गिनौने कानून भी गिनाए। और विदेश मंत्री ने खुद सीएए को सही ठहराते हुए कहा कि आलोचना करने वालों को भारतीय इतिहास की समझ नहीं है। और बड़ी खबर आ रही, ईडी समन केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली। जांच एजेंसी के 8 समन पर हाजिर नहीं हुए थे, आगे पेशी से भी छूट मिली। चलिए करंट अफेयर से अपडेट है। पूर्व आईएएस नवनीत सहगल को बनाया गया प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन, 3 साल तक होगा इनका कार्यकाल। और खबर है दोस्तों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अब तक 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इस योजना के तहत आपको पता होगा केंद्र सरकार घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। सालाना आधार पर 15,000 की इनकम भी होगी। इस योजना के लिए सरकार ने पीएम सूर्यघर करके एक नेशनल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। आप भी इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए। ये लेफ्ट साइड में जो बटन दिया हुआ है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, है ना। और वहीं पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में खबर बताई थी कि देश में इस जगह पर 15 रुपए तक की कटौती हुई है, तो वो जगह है दोस्तों लक्षद्वीप, जो कि हमारे देश में राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ लक्षद्वीप की जनता को सरकार ने चुनाव से पहले ये बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोल डीजल के दामों में 15 रुपए 30 पैसे तक की कटौती कर दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये कटौती करते हुए आईओसी का कहना है कि उस लागत को हटाया गया जो दूर दराज के द्वीपों में ईंधन के परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च की वसूली के लिए लगाया गया था, है ना। तो दोस्तों ये लक्षद्वीप ही वो जगह है हमारे देश में जहाँ पेट्रोल डीजल के रेटों में सरकार ने 15 रुपए से भी ज्यादा की कटौती की घोषणा की है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। वैसे देश भर में तो पेट्रोल डीजल के दाम महज 2 रुपए ही सस्ता हुआ है, जबकि दूसरे राज्यों में भी सरकार को ज्यादा रेटें कम करनी चाहिए, राइट। मेरा तो यही मानना, आपका क्या कहना कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के सिवनी बालाघाट में बारिश हुई, ओले भी गिरे। एमपी में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। झारखंड में भी आज से बारिश का येलो अलर्ट है। 20 मार्च तक बदला रहेगा मौसम। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में और भी मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल ये देख लीजिएगा स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर, साल 2047 तक जीडीपी में रियल एस्टेट का योगदान भी 5.17 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, 3 अप्रैल को नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च होने जा रही जो नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू को भी टक्कर देगी। टोयोटा कंपनी एसयूवी मार्केट में ये अपना नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है। टोयोटा अर्बन क्रूजर का अपडेटेड मॉडल है और कंपनी इसे 3 अप्रैल को मार्केट में पेश करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अब नहीं बिकेगी कॉटन कैंडी। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर भी बैन लगा दिया है। जो गुड़िया के बाल वगैरह कॉटन कैंडी कई नामों से जानी जाती है ना, ये अब हिमाचल में भी नहीं बिक पाएगी। और स्पोर्ट्स न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, भारत में ही खेला जाएगा आईपीएल का पूरा सीजन। बीसीसीआई सचिव जय शाह का यूएई में मुकाबले कराने से इनकार कर दिया गया। 22 मार्च को आईपीएल का पहला मैच होगा। और बड़ी खबर आ रही है एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से, देखिए नए क्षेत्र में बढ़ाए जाएंगे 112 मेडिकल कॉलेज। 1 लाख से ज्यादा छात्रों का एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश होगा यहाँ पर। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए दोस्तों हमारे देश में हर 8 जोड़ों में से 1 जोड़ा बांझपन से पीड़ित है, यानी उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। महिला पुरुषों की संख्या की बात करें तो इसमें भी डिफरेंस काफी ज्यादा है। और इसके पीछे रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने बताया कि अनियंत्रित जीवन शैली और जंक फूड, जो आजकल के फास्ट फूड आते हैं ना, यही मुख्य वजह है। इससे पुरुषों में शुक्राणु कमजोर होते हैं और ऐसे में बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए जितना हो सके बाजार फूड को अवॉइड करें, है ना। और वही देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर, हरियाणा के रेवाड़ी में बड़ा हादसा हो गया। स्पेयर पार्ट्स की कंपनी में बॉयलर फट गया, 40 से ज्यादा लोग झुलस गए। हालांकि गनीमत राहत की बात यह कि अभी तक किसी की जान माल की खबर नहीं आ रही है। और वहीं देखिए दोस्तों दिल्ली सरकार ने भी सोलर पॉलिसी लागू कर दी है। अब दिल्ली में लोगों का बिजली बिल 0 हो पाएगा, ऊपर से कमाई भी अलग होगी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने पीएम सूर्यघर सोलर योजना लॉन्च किया ना, रूफटॉप सोलर योजना, ठीक वैसे ही दिल्ली सरकार ने भी ये सोलर पॉलिसी लागू करने का प्लान किया है। और वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर भी बात की और अमित शाह बोले कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ के सभी लोग हमारे अपने हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, और इसलिए सीएए नागरिकता संशोधन कानून बहुत जरूरी है। और देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा का आयोजन किया। पीएम बोले कि कांग्रेस कितने भी कपड़े बदले लेकिन उसकी करतूतें नहीं बदलती हैं। तेलंगाना के नगर कुरनूम का भी दौरा किया प्रधानमंत्री ने। यहाँ चुनावी रैली में बोले कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन से जुड़े कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। जयपुर समेत 12 सीटों पर 19 अप्रैल को और जोधपुर समेत 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। ये और भी मैप में आप देख सकते हैं कि कब कब कहां वोटिंग होगी राजस्थान में, है ना। और ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव होंगे। भोपाल ग्वालियर में 7 मई, इंदौर उज्जैन सीट पर
13 मई को वोटिंग होगी। ये टेबल में और डिटेल आप देख सकते हैं। बिहार की भी 40 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पटना की दोनों सीटों पर 1 जून को, मुजफ्फरपुर में 20 मई और भागलपुर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 7 फेज में 46 दिन तक चलेंगे चुनाव। 5वें 6ठे चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 19, 26 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होगी। ये मैं फटाफट से निकाल देता हूँ, आप डिटेल चेक कर लीजिएगा अगर आपका राज्य है तो, ठीक है। पंजाब में लोकसभा चुनाव 1 जून को होंगे, 7वें चरण में मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव दोनों एक साथ होंगे। वोटिंग 1 जून को होगी। कांग्रेस के बागी 6 एमएलए की सीटों पर भी उसी दिन मतदान होगा। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होंगे। 4 जून को नतीजे आएंगे सभी के, है ना। और वही देखिए दोस्तों, ईवीएम की शिकायत पर सीईसी राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में क्या कहा। लोगों ने, मीडिया वालों ने जब उनसे ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पर बात की तो वो बोले कि एक शायरी के जरिए उन्होंने कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से भी नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ये बात कही इन्होंने। और दोस्तों, चुनाव से पहले एक ताजा सर्वे भी सामने आ रहा। देखिए पिछले 3 चुनाव का एनालिसिस। 15 साल में भाजपा की सीटें 5 गुना तक बढ़ी, कांग्रेस की 20 गुना तक घटी। इस बार भी चुनावी तैयारियों में बीजेपी आगे नजर आ रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब 10 से 50 रुपए तक महंगा होगा बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश। अप्रैल से ही नई ग्रीन टैक्स की दरें लागू होने जा रही है हिमाचल सरकार द्वारा। और ये टैक्स कितने कितने रुपए का लगाया जाएगा, कौन कौन से वाहनों पर, डिटेल आप देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के कारण अब बदलेगी ICAI परीक्षा की तारीखें। नया शेड्यूल 19 मार्च को जारी किया जाएगा। कैंडिडेट ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर ले। चलिए खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया। महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी हो चुके हैं। इसमें मूल वेतन को बढ़ाकर 26.39% करने का आदेश जारी हुआ। और एक अच्छी खबर है, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की भी मौजूद अब ज्यादा सैलरी मिलेगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने भी महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46 से 50% कर दिया। इससे पहले आपको पता होगा, झारखंड और कर्नाटक सरकार भी डीए बढ़ा चुकी है। अभी हरियाणा सरकार ने भी कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। और इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के वेतन में 4% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, महंगाई भत्ते के जरिए, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सीएनजी गाड़ी खरीदने पर बड़ा फैसला लिया। 50% तक सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 15 लाख रुपए या 50% सब्सिडी देने पर भी मंजूरी मिली कैबिनेट बैठक में। ये इसका फॉर्म है। चलिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, यूपी के किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 63 नए गोदाम, जहां किसान भाई लोग अपनी फसलों का भंडारण कर पाएंगे। योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, यूपी में नजूल की जमीनों पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, कोई भी बेदखल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार सपने नहीं बल्कि हकीकत बुनती है। गुरु जन्मेश्वर के नाम पर होगी अब मुरादाबाद की नई यूनिवर्सिटी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, आयुष्मान और चिरायु कार्ड धारकों का नहीं करेंगे इलाज। सरकार नहीं कर रही बिलों का भुगतान और इसलिए हरियाणा के अस्पतालों ने इन फ्री इलाज योजनाओं में इलाज करने से मना कर दिया है। खबर है, पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट 31 मार्च से एक्टिव हो जाएगा, यहाँ से उड़ान सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। और वहीं देखिए किसान भाई लोगों ने हरियाणा शंभू बॉर्डर से अस्थि कलश यात्रा निकाली। पंचकुला होते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे किसान। झारखंड से बड़ी खबर देखिए, यहाँ राज्य में प्राइमरी स्कूल से ही बच्चे करेंगे मातृभाषा में पढ़ाई। बंद गांव हाट गमरिया में बनेगा डिग्री कॉलेज भी, गांव में कॉलेज की पढ़ाई कर पाएंगे। अब दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। झारखंड में 37 लाख स्कूली बच्चों को निःशुल्क बैग भी दिया जाएगा। चंपई कैबिनेट से टोटल 53 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। और निर्वाचन आयुक्त का 1 साल तक कार्यकाल भी बढ़ा दिया है। अब निर्वाचन आयुक्त भी 65 साल तक काम करेंगे। ये झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ और फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, उत्तराखंड में बनेगी वेडिंग डेस्टिनेशन नीति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए नई नीति बनाने के निर्देश। प्रवासी सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। और उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी में 25% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। अकुशल अर्धकुशल श्रमिकों के लिए भी उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किया। अब ये देख सकते हैं आप न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलेगी अकुशल अर्धकुशल और सकुशल मजदूरों के लिए। उत्तराखंड के पहाड़ी मार्गों पर भी अब दौड़ सकेगी बड़ी बसें। राज्य परिवहन प्राधिकरण की तरफ से इसको भी मंजूरी दी गई। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सीबीएसई 12वीं के छात्रों को फिर से प्रैक्टिकल परीक्षा देने का मौका दे रहा ताकि बच्चों का साल ना बिगड़े। 20-21 मार्च को ये प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। नवोदय विद्यालय समिति ने 1377 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसमें आवेदन 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी कुछ नहीं है तो आप जल्दी से फॉर्म भर लें। उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स के अलग अलग जिलों में 25,000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। अधिकतम आयु 35 साल, 12वीं पास महिलाओं के लिए भी मौका है। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है तो यहाँ पर आप ज्यादा रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल चेक कर लीजिएगा। हालांकि इसमें आवेदन 13 मार्च से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 9 अप्रैल है और फीस भी नहीं है, निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। गेट का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। स्कोर कार्ड की बात करें तो एग्जाम के लिए स्कोर कार्ड 23 मार्च को रिलीज किए जाएंगे। और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भी 2055 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें फॉर्म भरना 20 मार्च से शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल है। पीजीटी के पदों पर यह वैकेंसी निकली है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए, इजरायली सैनिकों को बड़ी कामयाबी मिली। कई रॉकेट लॉन्च करने वाला हमास आतंकी हवाई हमले में ढेर हुआ। खबर है 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेगी पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी। दिल्ली आबकारी शराब नीति घोटाले में इनका भी नाम शामिल हुआ और कल ही ईडी ने इनको अरेस्ट किया था, मैंने आपको बताया था ना। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए
मिथुन राशि के लोगों को आज सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि वालों का भी इनकम सोर्स शुरू होने के योग दिख रहे हैं। बाकी धनु राशि के लोग आज के दिन पैसों का लेन देन करते समय सतर्क रहें, सकारात्मक सोच के साथ नई शुरुआत करें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। और अंत में दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा गौतम बुद्ध की एक सीख बताता हूँ। देखिए, आप जब मन अशांत हो तो कोई बड़ा निर्णय न ले, धैर्य रखेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाएगी। समझ रहे हो कितनी गहरी बात कही है इन्होंने, है ना। और इसी के साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जिले से, कौन से राज्य से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। अभी का अभी कमेंट करके बताओ, आपके फोन से, मोबाइल से कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।